हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हिस्ट्री उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1960 के अंदर आई थी, कोठारी कमीशन के अंदर, जिसके अंदर मैंने या मेरे पेरेंट्स ने या और जो थे उन सब ने उसी के अंडर पढ़ाई करी है। मेनली जो 1960 वाली पॉलिसी थी कोठारी कमीशन के अंडर जो बनी थी, उसके अंदर टाइम पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते गए हैं। जैसे 1968 के अंदर उसको रिवाइज़ किया गया था, 1986 जिस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उसको फिर अपग्रेड किया गया था, 1992 के अंदर फिर से उसके अंदर चेंजेस लाए गए थे, लेकिन एज सच पॉलिसी सेम रही थी। अब फाइनली एक नई एजुकेशन पॉलिसी दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस करी गई है। उसका फ्रेम हमें बता दिया गया है। 60 पेजेस की ओवरऑल पॉलिसी है। अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से उसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तो इसके अंदर जो मेन समझ में आता है मुझे, उसके अंदर क्या किया गया है, एक सबसे पहले तो आरटीई के को चेंज किया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट था जो सबसे पहले 1960 के अंदर राइट टू एजुकेशन के बारे में बहुत डिटेल में कुछ नहीं था, जो कि 1992 आते आते ये कहा गया था कि जो एजुकेशन है उसको एज अ फंडामेंटल राइट की तरह देखा गया था, और आर्टिकल 21 के अंदर इसको फंडामेंटल राइट में डालकर ये कहा गया था कि जो एजुकेशन है वो 6 to 14 ईयर्स के लिए मैंडेटरी होगी, और वो एक तरह से फंडामेंटल राइट होगा पढ़ने का हर स्टूडेंट का, हर बच्चे का। उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। अब राइट टू एजुकेशन के अंदर जो एज लिमिट रहेगी वो 3 साल से लेके 18 साल के बीच की रहेगी, ये रहेगा। और इसके अंदर जो फर्दर और जो चेंजेस हैं जो इनको ने बोला है, उसके अंदर एक है कि जैसे मिड डे मील दी जाती है उसके साथ ब्रेकफास्ट देने के लिए भी लिखा गया है, एक स्टेटमेंट में मेंशन है यहाँ पर। और जो जीडीपी है उसका जैसे जो टोटल है ओवरऑल जीडीपी का 6% मिनिमम एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, जो कि फिलहाल 3-3.5% चल रहा है। और उसके साथ ये बोला गया है कि जो ड्रॉप आउट्स हैं, जैसे इंडिया में ओवरऑल हम बात करें जो स्टूडेंट्स हैं उसका सिर्फ 40% स्टूडेंट ही है जो मास्टर्स में जा पाता है। तो अब बोला गया है कि हम किस तरीके से वो जो ओवरऑल जो 60% ड्रॉप आउट्स हो गए थे, जो किसी भी रीज़न से बीच में उन्होंने एजुकेशन छोड़ दी थी, वो अपने किस तरीके से वहाँ से अपना अब उनको वापस एजुकेशन में लाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो इसके बारे में बात की गई है। अब एक बारी थोड़ा सा एक स्टेप टू स्टेप हम डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात करी गई है वो ये है कि जो हमारा 10+2 सिस्टम, 10+2 बोर्ड सिस्टम होता था, उसको हटाकर 5+3+3+4 में डाला गया है। सबसे पहले इसमें बोर्ड नहीं हटाए, ये क्लियर रहिएगा, वो एक सिस्टम चेंज किया गया है सिर्फ। तो 5+3+3+4 क्या है, पहले हमारा 10+2 था, 10वीं तक हम पढ़ाई करते थे, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे और अपना मतलब जो ये +1 और +2 है इसके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंगली हम पढ़ना स्टार्ट करते थे। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो 5 है वो बेसिकली हमारे पास है जो प्राइमरी एजुकेशन, जो हमारी सबसे पहले वाली है, जो प्री स्कूल है, इवन जैसे प्लेवेज होते हैं, आंगनबाड़ी होती है, जिसमें हम स्कूल में अभी गए भी नहीं हैं, उन 3 सालों के बारे में पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अवेयर कराया जाएगा कि किस तरीके से उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग पे काम किया जाए। और उसके बाद जो अपना 1st और 2nd क्लास है उसके लिए भी उनको बुक्स से ज़्यादा ओवरऑल उनकी ग्रूमिंग पे काम किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है जो अगला +3, दैट इज़ 5+3 वाला 3। उसके अंदर हमारे पास 3rd, 4th और 5th क्लास के लिए कहा जाएगा। इसको फाउंडेशन की तरह देखा जाएगा, प्रिपरेटरी, एक तरह से प्रिपरेटरी स्टेज है। तो प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, बच्चे के पास हम सिर्फ अब बुक्स ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, इसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिकल्स के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी, करिकुलम एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्पेशल टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट 3, दैट इज़ 5+3+ नेक्स्ट वाला 3। इसके अंदर यहाँ पर जो ये 6th क्लास से लेके 8th क्लास, यहाँ से बच्चों के पास ऑप्शंस खुल जाएंगे वोकेशनल एजुकेशन के। वोकेशनल एजुकेशन में जैसा कोई बच्चा अगर जो कल को सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है, प्लम्बरिंग सीखना चाहता है, या फिर कोडिंग सीखना चाहता है, या इलेक्ट्रिशियन वाला काम करना चाहता है, इस टाइप के अगर जो वो कोर्सेज सीखना चाहता है तो वो सीख सकेगा और साथ में इंटर्नशिप पर भी जा सकेगा। ये है जो हमारा मिड स्टेज है उसके अंदर। अब इसके अंदर एक और है, मिड स्टेज से पहले जो 1st to 5th है वहाँ तक किसी तरह का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। यहाँ पर मल्टीपल, जो हम कहेंगे कि मल्टीपल लैंग्वेज ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। मल्टीपल लैंग्वेज ऑप्शंस में क्या है, 3 लैंग्वेज सिस्टम कह सकते हैं इसे, कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से 1st to 5th के अंदर इंग्लिश रहेगी, एज अ सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन एज अ मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं रहेगा वो। तो स्टूडेंट या पेरेंट्स अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे कि उन्हें रीजनल लैंग्वेज में, नेशनल लैंग्वेज में या इंग्लिश में आगे अपनी एजुकेशन मतलब अप टू 5th वो एजुकेशन किस लैंग्वेज में उन्हें करवानी है। 6th के बाद आकर हमारा जो 6 to 8 आ गया, यहाँ पर हमारा वोकेशनल और इस टाइप के कोर्सेज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाएगा। उसके बाद आता है जो लास्ट वाला है +4 वाला। +4 के अंदर हमारा आता है 9th, 10th, +1 और +2।
9th और 10th के अंदर यहाँ पर बेसिकली इसको 2 स्टेजेस में बांटा गया है +4 को, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 के अंदर 9th और 10th और स्टेज 2 के अंदर +1 और +2 है। अब जैसे हम +1 के अंदर जाकर पहले सब्जेक्ट डिसाइड करते थे, अब 9th ऑनवर्ड ही हम अपने फ्यूचर के जो सब्जेक्ट जिनके अंदर हम आगे एजुकेशन करना चाहते हैं वो हम डिसाइड कर सकेंगे। और यहाँ पर भी मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शंस होंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि किस तरीके से हम पहले होता था मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स में बढ़ जाते थे, अब ऐसा नहीं रहेगा। अब एक हार्ड लाइन नहीं है कोई भी स्ट्रीम्स के बीच में। ऐसा रहेगा कि अगर एक ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है जिसके पास और सब्जेक्ट्स हैं, वो चाहता है कि एक मैं कोई साइंस का सब्जेक्ट भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई उठाकर अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ तो वो भी उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो मेन सब्जेक्ट्स में उसे रख सके। या एक जो मेडिकल, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है वो चाहता है कि अगर जो वो म्यूज़िक को, ड्राइंग को या फिर कोई साइकोलॉजी है या जो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है उसको मेन सब्जेक्ट में रखना चाहता है तो वो रख सकेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि कोई रैंडम 5 नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रैंडम 5 सब्जेक्ट्स के अंदर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा वो फ्यूचर में पता चलेगा। बट मेरे अकॉर्डिंगली ये रहेगा कि एक पूल सिस्टम होगा, एक सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस होंगे, कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा वास्ट हो जाएगी, आप कहीं से भी चूज़ कर सकेंगे, जिससे कि हार्ड लाइन है जो साइंस वालों, कॉमर्स वालों और आर्ट्स वालों के बीच में वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद फिर फर्दर अब जैसे +2 या 10th आएगा, बोर्ड्स आएगा, बोर्ड्स के अंदर यहाँ पर अब सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इवन 9th ऑनवर्ड ही सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें जो पेपर होंगे वो साल में 2 बार होंगे, और जो एग्जाम्स होंगे उनको क्रिटिकल थिंकिंग ओरिएंटेड ज़्यादा रखा जाएगा, जिसके थ्रू जो अपना रॉट पैटर्न है, रट्टे वाला तरीका है, उसको कम किया जा सके। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कॉम्बो होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल उसके अंदर जो चेंज किया जाएगा एजुकेशन अपना एग्जामिनेशन पैटर्न में। बोर्ड्स नहीं हट रहे हैं, बोर्ड्स अभी भी वहाँ पे, हाँ थोड़ा सा उसको ईजी किया जाएगा। अब जब +2 हो जाती है, +2 के बाद हम जब ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम ग्रेजुएशन के बारे में। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेजुएशन बेसिकली क्या होगा। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए पहले होता था जैसे हमारे बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते थे या डिफरेंट अलग अलग टाइप के हमारे एंट्रेंस होते थे। अब यहाँ कहा गया कि एक टेस्ट हुआ करेगा जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर परफॉर्मेंस इन बोर्ड्स आपके कैट के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन में हेल्प करेगा। और उसके बाद अब जो ग्रेजुएशन होगी वो 3 या 4 इयर्स के ऑप्शंस के साथ आएगी। अगर कोई स्टूडेंट कहता है मेरे को सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और मैं उसके बाद जॉब के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे फर्दर उसमें रिसर्च में या एजुकेशन में नहीं जाना है, तो वो 3 साल की ग्रेजुएशन करेगा। और जो बच्चा चाहता है कि फर्दर एजुकेशन में जाना चाहता है, वो रिसर्च में जाना चाहता है, तो वो 4 इयर्स की ग्रेजुएशन करेगा। और 4 इयर्स की ग्रेजुएशन को रिसर्च डिग्री माना जाएगा, और जो 3 साल की ग्रेजुएशन है वो नॉर्मल डिग्री रहेगी। 3 साल के बाद अगर मास्टर्स करनी है तो 2 साल की मास्टर्स होगी, 4 साल के बाद मास्टर्स सिर्फ 1 साल की रह जाएगी, और उसके बाद फिर फर्दर 4 साल की हमारी PhD होगी। इसके अंदर एक और छोटा सा जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज बोला गया है, उसके अंदर ये रहेगा कि अब यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में मान लो ड्रॉप आउट हो जाता है, फर्स्ट ईयर करने के बाद वो अगर अपनी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ देता है, तो उसे पहले क्या होता था, साल वेस्ट हो जाता था। अब वो साल वेस्ट नहीं होगा, उसके नाम का एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, 1 ईयर सर्टिफिकेशन मिलेगा जो फर्स्ट ईयर उसने कंप्लीट करी है उसके लिए। अगर कोई स्टूडेंट 2 साल करके बीच में ग्रेजुएशन छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 साल का करेगा तो डिग्री मिलेगी, और 4 साल का करेगा तो 4 ईयर रिसर्च डिग्री मिलेगी उसे। और साथ में ही जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे अभी उसने मान लो BSc में एडमिशन लिया था और BSc करने के फर्स्ट ईयर के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे BCA करना चाहिए, तो वो फर्स्ट ईयर के नाम का उसके लिए क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा। क्रेडिट स्कोर का क्या सिस्टम है, जैसे डिजी लॉकर के अंदर बच्चों के सारों का डाटा होगा, जिसके अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट जो भी अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 ईयर कंप्लीट करता है, तो ओवरऑल उनके नाम का सबको स्कोर मिलता रहेगा, जो कि क्रेडिट होता रहेगा ओवरऑल उसके स्कोर में, और ओवरऑल स्कोर उसका बढ़ता जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर किया था वो वेस्ट नहीं होगा। ये हमारा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम था। इस तरीके से हमारे ग्रेजुएशन में होगा। अब आती है बात कि ये अचीव कैसे होगा। इसको अचीव करने के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी बोर्ड्स हैं, AICT है, UGC है, जो भी मल्टीपल बोर्ड्स हैं, उसको मर्ज किया जाएगा और एक सेपरेट बड़ा बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अंडर ये सारी बॉडीज़ काम करेंगी। और मोस्ट एक्सपेक्टेडली वो जो बोर्ड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड किया करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ डिस्कशन के साथ बाकी चीज़ें इन्वॉल्व हुआ करेंगी। और जो हमारा डिस्टेंस एजुकेशन है, अपना जैसे अपना IGNOU है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, या अपना जो ओपन स्कूलिंग है, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो ड्रॉप आउट रेट है वो थोड़ी कम हो सके, और जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स भी हैं वो भी एटलीस्ट डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें। टीचर्स को स्पेसिफिकली स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी हर 5+3+3+4 में, किस तरीके से वो इन्वॉल्व होंगे और किस तरीके से एजुकेशन को इंटरेस्टिंग और इजी ज़्यादा करेंगे और साथ में प्रोडक्टिव ज़्यादा बनाने के लिए।
अब जो टीचर्स हैं उनके जो एडमिशन्स हुआ, मतलब टीचर्स को जॉब पर रखने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन रख दी गई है कि हर टीचर जो भी आएगा उसके पास मिनिमम 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होना चाहिए, तभी वो एज ए टीचर अप्लाई कर सकेंगे। और इसके साथ में एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी पेरेंट्स को ये है कि ये शायद बहुत जल्दी ही इसी सेशन से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी सिर्फ ड्राफ्ट है, ये एक फ्रेमवर्क है पॉलिसी, इसका पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ये एज अ रूल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। दिस इज़ जस्ट अ फ्रेमवर्क ऑफ अ पॉलिसी। इसमें से कितना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होगा ये फ्यूचर में पता चलेगा। तो फिलहाल ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ये हो सकता है। इस वक्त जो भी जितने भी चेंजेस आएंगे वो कोविड-19 की वजह से, एजुकेशन पैटर्न में जो 30% सिलेबस काटा गया है वो सब वो कोविड-19 की वजह से है। एजुकेशन पॉलिसी का अभी तक किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। थैंक यू।